in memory of W.B. Yeats। W.H. ओडेन की प्रसिद्ध कविता है। इसे ओड भी कहा जाता है और यह एलिजी तो है ही। इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स एक नए ढंग की एलिजी है जिसे समकालीन परंतु जूनियर कवि ओडेन ने अपने सीनियर समकालीन W.B. येट्स की स्मृति में लिखा है, परंतु इसमें आने वाले दूसरे विश्व युद्ध की आहट भी है और दूसरे विश्व युद्ध के पहले, सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले कैसे वातावरण था, कैसी क्रूरता थी देशों के मध्य, इसकी भी झलक मिलती है। कविता प्रारंभ होती है, ही इज disappeared in the dead of winter, the brooks were frozen, the airports almost deserted, and snow disfigured the public statues, the mercury sank in the mouth of the dying day। तो यह बहुत ही रुचिकर कविता है। ओडेन की एक प्रमुख कविता है। विभिन्न प्रतियोगिताओं में, कॉम्पिटिशन्स में पूछी जाती है। यूजीसी नेट में इससे संबंधित प्रश्न आए हैं। एलटी के पाठ्यक्रम में है। तो इस कविता इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स का अध्ययन करते हैं। In memory of W.B. Yeats by W.H. Auden, written in 1939। 1939 में कविता लिखी गई थी। जनवरी 1939 में फ्रांस में येट्स का निधन होता है और कुछ महीनों पश्चात ही ओडेन उनकी स्मृति में एक कविता लिखते हैं। एन ओड, इसे ओड माना जाता है, यद्यपि यह एलिजी भी है, एक अनयूजुअल एलिजी है। द पोएम वाज रिटन विद इन 1 month ऑफ येट्स डेथ एंड पब्लिश्ड शॉर्टली देयर आफ्टर। येट्स की मृत्यु के 1 महीने के अंदर ही ओडेन ने कविता लिख दी थी और उसके बाद जल्दी ही ये प्रकाशित भी हुई थी। इट हैज़ 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स। इसके 3 हिस्से हैं और वे तीनों हिस्से एक दूसरे से भिन्न हैं। 3 डिस्टिंक्ट पार्ट यानी वे डिस्टिंक्ट हैं, उनमें कोई ऑर्गेनिक या कोई समानता नहीं है। इट वॉज इंक्लूडेड इन हिज कलेक्टेड शॉर्टर पोएम्स 1927, 1957 इन 1966। 1966 में ओडेन का एक कलेक्टेड शॉर्टर पोएम्स 1927 to 1957 प्रकाशित हुआ था, उसमें कविता रखी गई थी। He disappeared in the dead of winter, the brooks were frozen, the airports almost deserted, and snow disfigured the public statues। इसका मतलब है कि ही यानी येट्स की मृत्यु हो गई थी डेड ऑफ विंटर, जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी। जनवरी 1939 में उनकी मृत्यु हुई थी। द ब्रूक्स वर फ्रोजन, झरने जम गए थे।
द एयरपोर्ट्स ऑलमोस्ट डिजर्टेड, इतनी ठंडक, कोहरा, धुंध, बर्फ थी कि हवाई जहाज़ लगभग डिजर्टेड थे, यानी कोई वहाँ पर व्यक्ति नहीं था। एंड स्नो डिसफिगर्ड द पब्लिक स्टैचूज, और बर्फ़ ने जो मूर्तियाँ लगी हुई थीं, जो स्टैचूज लगे हुए थे, जो प्रतिमाएं लगी हुई थीं, उनको विकृत कर दिया था। उनके ऊपर बर्फ़ लटकी हुई थी तो वे अच्छी नहीं दिख रही थीं। तो ये शुरुआती पंक्तियां हैं। द ओपनिंग लाइन्स, सेक्शन फर्स्ट। यू वर सिली लाइक अस, योर गिफ्ट सर्वाइव्ड एट ऑल। तो ये सेक्शन सेकंड की ओपनिंग लाइन है। ओडेन कहते हैं एड्स के बारे में, यू वर सिली लाइक अस, तुम हम लोगों जैसे ही बेवकूफ़ थे। योर गिफ्ट सर्वाइव्ड एट ऑल, लेकिन तुम्हारा जो उपहार है वो जीवित रहेगा। यानी व्यक्ति तो मर जाता है लेकिन उसका कृतित्व, उसकी कविताएं जीवित रहती हैं। तो एड्स मर गए हैं लेकिन उनकी कविता जीवित रहेगी। द पेरिस ऑफ रिच वीमेन, फिजिकल डिके। द पेरिस ऑफ रिच वीमेन यानी एड्स को प्रोत्साहित करने वाली ग्रेगरी जैसी कई महिलाएं थीं, उनका संदर्भ है। फिजिकल डिके यानी एड्स के मृत्यु के बाद उनका भौतिक शरीर नष्ट हो जाएगा। योर सेल्फ मैड आइलैंड हर्ट यू इनटू पोएट्री, यानी एड्स को आयरलैंड की समस्याओं ने बहुत परेशान किया था और जिससे उनकी कविता बहुत ज़्यादा निखर गई थी। अर्थ रिसीव एन ऑनर्ड गेस्ट, विलियम एड्स इज लेड टू रेस्ट। ओपनिंग लाइन्स ऑफ द स्टैंजा थर्ड। तो जो तीसरा सेक्शन है उसकी प्रारंभिक पंक्तियां हैं। अर्थ रिसीव एन ऑनर्ड गेस्ट, ऑनर्ड गेस्ट यानी सम्मानित अतिथि। यहाँ पर एड्स का है, तो एड्स की डेथ हो गई है तो उनको बेरी किया जा रहा है, दफनाया जा रहा है। तो पृथ्वी से कवि कहता है कि इस सम्मानित अतिथि को तुम ग्रहण करो, क्योंकि विलियम एड्स इज लेड टू रेस्ट। ओपनिंग लाइन्स ऑफ द स्टैंजा थर्ड। इन द deserts of the heart, let the healing fountain start. In the prison of his days, teach the free man how to praise. The closing lines, section third. तो जो सेक्शन तीसरा सेक्शन है या जो अंतिम सेक्शन है, अंतिम खंड है, उसकी ये अंतिम पंक्तियां हैं। इन द डेजर्ट्स ऑफ द हार्ट, लोगों के हृदय जो कि रेगिस्तान हो गए हैं, जो कि स्वार्थ से रेगिस्तान हो गए हैं। लेट द हीलिंग फाउंटेन स्टार्ट, कवि प्रार्थना करता है कि कविता उनमें एक झरना बनकर बहे जो कि उनको स्वास्थ्य प्रदान करे, यानी कविता हीलिंग फाउंटेन बन जाए उनके लिए, एक स्वस्थ करने वाला झरना या प्रपात बन जाए। In the prison of his days, teach the free man how to praise. His days यानी जिंदगी में, प्रिजन जेल, तो लोग अपनी जीवन रूपी जेल में जो कैदी होते हैं उनको कविता यह सिखाए कि स्वतंत्र व्यक्ति, फ्री मैन, स्वतंत्र व्यक्ति कैसे चीज़ों को समझता है, कैसे चीज़ों की प्रशंसा करता है। तो क्लोजिंग लाइन्स हैं सेक्शन थर्ड की। बोर्स एक शब्द का प्रयोग हुआ है सेक्शन फर्स्ट में, BOURS। बोर्स का मतलब होता है स्टॉक मार्केट इन फ्रांस। फ्रांस के जो शेयर मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, उसे बोर्स कहा जाता है। पेरिस, ये प्रीस्ट के लिए आया है, चर्च में जो प्रीस्ट होते हैं। सेक्शन सेकंड है। टेम्पर, इंटरफियर विद समथिंग, किसी चीज़ में हस्तक्षेप करना, टेम्पर, सेक्शन सेकंड। रैंचेज, अ लार्ज फार्म इन नॉर्थ अमेरिका,
तो नॉर्थ अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका के एक बड़ा सा जो फार्म होता है उसे रेंचेज कहते हैं। सीक्वेस्टर्ड, आइसोलेट प्लेस, हिडन अवे, तो जो अलग थलग जगह होती है उसे सीक्वेस्टर्ड कहते हैं। सीक्वेस्टर्ड, अलग थलग होना। SEQUESTERED, सीक्वेस्टर्ड, अलग थलग होना। द करेंट ऑफ हिज फीलिंग फेल्ड, ही बिकेम हिज एडमायरर्स। करंट ऑफ हिज फीलिंग फेल्ड, यानी ये सेक्शन फर्स्ट में है, यानी कवि का जो अनुभव करने का जो एक चेतना थी वो असफल हो गई, यानी कवि मर गया। ही बिकेम हिज एडमायरर्स, वह अपने प्रशंसकों में आ गया। इसका मतलब ये है कि जो कविता होती है वो पाठकों के आधार पर उसकी पुनर्व्याख्या की जाती है, रीइंटरप्रेटेड होती रहती है। एक रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी है। तो कविता या साहित्य पाठकों के आधार पर उसकी पुनर्व्याख्या होती है, वो बदलती रहती है। तो कवि की मृत्यु हो गई, अब वह अपनी कविताओं के रूप में जीवित रहेगा और कविताएं उसके प्रशंसकों के द्वारा अर्थ ग्रहण करेंगी। एंड द पुअर हैव द सफरिंग्स टू विच दे आर फेयरली अकस्टम्ड, एंड द पुअर हैव द सफरिंग्स टू विच दे आर फेयरली अकस्टम्ड। कवि कहता है कि कविता, यानी ओडन कहते हैं कि कविता कोई परिवर्तन नहीं करती है, दुनिया संसार जैसा का है वैसा ही रहता है। जो गरीब लोग हैं वे गरीब ही रहेंगे, जिसके वे अच्छे ढंग से अभ्यस्त हैं। एक कस्टम्ड, अभ्यस्त होना। सेक्शन फर्स्ट, द डे ऑफ हिज डेथ वाज ए डार्क कोल्ड डे, यानी उनके मृत्यु का दिन जो था बहुत ही ठंडक वाला दिन था, डार्क कोल्ड डे था। You were like us, your gift survived it all। सेक्शन सेकंड, ऑर्डन कहते हैं कि इट्स, या मृत कवि को कहते हैं कि तुम बिल्कुल हमारे जैसे ही हो, लेकिन तुम्हारी जो कविताएं हैं वे जीवित रहेंगी। मैड आयरलैंड हर्ट यू इनटू पोएट्री, यानी इट्स को आयरलैंड की, जो कि एक पागल है, उसकी विकृतियों ने ऑर्डन के अनुसार उन्हें दुख पहुंचाया था, चोट पहुंचाई थी, उन्हें आहत किया था, और जिसके कारण वे इतने अच्छे कवि हो गए। फॉर पोएट्री मेक्स नथिंग हैपन, इट सर्वाइव्स। ऑर्डन के अनुसार कविता कुछ भी परिवर्तन नहीं करती है, लेकिन वो जीवित रहती है। In the nightmare of the dark, all the dogs of Europe bark। सेक्शन थर्ड, अंतिम सेक्शन का है। नाइटमेयर ऑफ द डार्क, यानी जब दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ होने वाला है, ऑल द डॉग्स ऑफ यूरोप बार्क, तो यूरोप के जितने भी स्वार्थी लोग हैं, तानाशाह लोग हैं, वे लोग भौंक रहे हैं। सिंग ऑफ ह्यूमन अनसक्सेस इनटू ए रैप्चर ऑफ डिस्ट्रेस, यानी कविता परेशानी के आह्लाद में, परेशानी होने पर भी अत्यधिक खुशी में मानवीय असफलताओं के भी गीत गाती है। इन द प्रिजन ऑफ हिज डेज टीच द फ्री मैन नाउ टू प्रेज, यानी कविता एक स्वतंत्र व्यक्ति को प्रशंसा करना सिखाती है। एन अनयूजुअल एलजी, ये एक खास एलजी है, शोगीत है, जो कि अपारंपरिक है। पब्लिश्ड इन न्यू रिपब्लिक इन 1939, ये कविता न्यू रिपब्लिक में 1939 में प्रकाशित हुई थी।
यानी जब इन्होंने लिखा था 1939 में, तो सबसे पहले यह न्यू रिपब्लिक में प्रकाशित हुई थी। द पोएम इज डिवाइडेड इनटू 3 sections which form separate poetic units within the poem. The relationship among these units is not very close and organic, as each section is based on somewhat independent strains of thought. यानी कविता 3 भागों में बांटी हुई है और ये तीनों भाग एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। उनमें कोई ऑर्गेनिक समानता या उनमें कोई समानता नहीं है और उन तीनों भागों के अलग अलग स्वर हैं, लेकिन तीनों भाग विलियम बटलर येट्स की निधन से, उनके व्यक्तित्व से संबंधित हैं। द पोएम इज वन एंड परहैप्स द बेस्ट of a set of poems grouped together as occasional poem at the end of Auden's volume of 1940 Another Time। तो ऑर्डेन ने 1940 में एक संग्रह छपवाया था Another Time। उसमें ओकेजनल पोएम के अंतर्गत इसको रखा था 1940 Another Time, यानी ऑर्डेन के 1940 के संग्रह अनदर टाइम में ये संकलित है। द पोएम पॉइंट्स आउट दैट अ पोएट्स वर्क अल्टीमेटली बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ हिम। ऑर्डेन कहते हैं कि कवि का जो काम है वो उससे अंततः स्वतंत्र हो जाता है। नाउ आयरलैंड हैज़ हर मैडनेस एंड हर वेदर स्टिल, फॉर पोएट्री मेक्स नथिंग हैपन। सेक्शन 2 ऑर्डेन कहते हैं कि आज भी आयरलैंड वैसा ही है, उसका पागलपन, उसका मौसम वैसा ही है, क्योंकि कविता कुछ परिवर्तित नहीं करती है। फॉर पोएट्री मेक्स नथिंग हैपन। इन द नाइटमेयर ऑफ द डार्क ऑल द डॉग्स ऑफ योर बार्क एंड द लिविंग नेशंस वेट, ईच सीक्वेस्टर्ड इन इट्स हेट। सेक्शन 3 आर्ट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ आर्टिस्ट। तो ये ऑर्डन का निष्कर्ष है कि आर्ट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ द आर्टिस्ट, यानी आर्टिस्ट की, कलाकार की मृत्यु से उसकी कला प्रभावित नहीं होती है। ही बिकेम हिज एडमायरर्स, एट्स पोएट्री विल लिव ऑन। ही बिकेम हिज एडमायरर्स का अर्थ है कि जो एट्स की कविता है वो जीवित रहेगी। अ माउथ, अ लैंग्वेज, अ वे ऑफ सेइंग थिंग्स, अ स्टाइल। इसमें एक शब्द आया है माउथ। तो अ माउथ का अर्थ है भाषा, अ माउथ का अर्थ है कहने का ढंग, एक स्टाइल। तो ये एक महत्वपूर्ण कविता थी ऑर्डेन की, तो इसको आप पढ़ें। ये बहुत ही शानदार कविता है, बहुत ही अच्छी सी कविता है, इसका आनंद उठाएं। थैंक यू, धन्यवाद।